कानूनी विशेषज्ञ जो मुकदमे के दौरान वास्तविक अदालती मामलों में बहस नहीं करते, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के निर्णयों के जरिए सरल समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो ओबिटर डिक्टा के अंतर्गत आते हैं और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होते। ऐसे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की 3 पीठों के निर्णयों को भी रद्द नहीं कर सकते, जो नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करती हैं। कई विशेषज्ञ कानून या निर्णयों से 1-2 वाक्य या शब्द उठाकर अन्य प्रावधानों के साथ उनके संबंध को समझे बिना सरल समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो वास्तविक मुकदमों में कारगर नहीं होते। यही कारण है कि निचली अदालतों में चेक बाउंस के मामलों में 99% से ज्यादा अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाता है। एनआई अधिनियम की धारा 20 कहती है कि एक बार जब आप किसी चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लेते हैं तो आप धारक को रिक्त स्थान भरने का अधिकार दे देते हैं। धारा 118 के अनुसार यदि आपने स्वीकार कर लिया है कि यह आपका चेक है, तो आप इस चेक से संबंधित किसी भी दायित्व के लिए भी उत्तरदायी हैं। धारा 139 भी अभियुक्त की ओर से दायित्व की धारणा प्रदान करती है, हालांकि यह कानूनी दायित्व होना आवश्यक है। लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 और 58 के प्रावधानों के तहत एक बार जब आपने स्वीकार कर लिया है कि यह आपका चेक है, तो इस चेक के विरुद्ध दायित्व को अस्वीकार करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। इन सभी प्रावधानों की अनदेखी की जाती है और अभियुक्त को ये विश्वास दिलाया जाता है कि पलक झपकते ही मामला जीत लिया जा सकता है। और इसीलिए निचली अदालतों में चेक बाउंस के मामलों में अभियुक्तों की दयनीय स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी चेक बाउंस मामले में व्यावहारिक कानूनी समाधान प्रदान करते हैं। हाँ, चेक कानून एक अनुमानित कानून है और कानूनी ज्ञान के अभाव में अभियुक्तों ने कई चरणों में स्वीकारोक्ति दी है। ऐसी स्थिति में हम अभियुक्त द्वारा किसी भी चेक मामले को जीतने के लिए एक पूर्ण प्रमाणिक तरीका प्रदान करते हैं। हम पूरे मामले को एक कदम पीछे ले जाते हैं। अभियुक्त को अदालत से अनुरोध करना चाहिए कि पहले ये तय किया जाए कि कमरे का दरवाज़ा खोला जा सकता है या नहीं। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कमरे के अंदर क्या है, यानी क्या शिकायत वैध है, उसके दस्तावेज वैध हैं और क्या वह अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी रूप से विचारणीय है। कई अदालतें या प्रतिपक्ष अदालत से अनुरोध कर सकते हैं कि ये मुद्दे विचारणीय हैं और अदालत को विचारण के बाद ही इन पर निर्णय लेना चाहिए। यहाँ शिकायतकर्ता से जिरह का महत्व आता है। हम अपने वीडियो में एक एक करके मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई वीडियो में हमने कानूनी नोटिस के मुद्दे पर चर्चा की है। जब कानूनी नोटिस वैध होता है तो शिकायत विचारणीय नहीं होती। लिखित शब्दों में हमेशा सीमाएं होती हैं, इसलिए अधिकांश शिकायतों में कुछ न कुछ कानूनी गलतियां होती हैं। आपको ऐसी गलतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा और केवल तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपना ऑफेंस प्रत्याक्रमण तैयार करना होगा। ऑफेंस प्रत्याक्रमण सबसे अच्छा बचाव है। अब आप बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में कई ऐसे तथ्य स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों में बताना छोड़ दिया था, जिससे अभियुक्त के लिए दोष सिद्धि आसान हो जाती है। ऑफेंस प्रतिवाद में शिकायतकर्ता, जिसे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी, भ्रमित हो जाता है और अधिक गलतियां करता है, जिससे अभियुक्त के लिए जीतना आसान हो जाता है। एक उचित ऑफेंस प्रतिवाद तैयार करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों का गहन ज्ञान आवश्यक है। आपको सामान्य प्रक्रियात्मक कानूनों और चेक बाउंस जैसे विशेष कानूनों के बीच संबंध को भी समझना होगा। अब प्रमुख प्रश्नों द्वारा जिरह की बात करते हैं। आपके वकील को प्रमुख प्रश्नों द्वारा जिरह करने का अनुभव नहीं है, क्योंकि उनकी दिनचर्या में ऐसा कोई अवसर नहीं आता। कई कानूनी विशेषज्ञ सीधे प्रश्नों द्वारा जिरह करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि यह उनकी आदत होती है। अहंकार उन्हें बदलने नहीं देता। क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी सीधे प्रश्न हैं जो शिकायत को साबित करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ जाते हैं। और यही कारण है कि अधिकांश चेक बाउंस के अभियुक्त निचली अदालत में दोषी ठहराए जाते हैं। जिरह करने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन का अभ्यास आवश्यक है।
प्रश्न तेजी से और सीढ़ियों की तरह ऊपर उठते हुए पूछे जाने चाहिए। प्रश्न इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए कि केवल वांछित उत्तर ही प्राप्त हो। हाँ या ना, ताकि उत्तरदाता सम्मोहित हो जाए और केवल वांछित तरीके से ही उत्तर दे। किसी भी अभियुक्त को बिना किसी कानूनी ज्ञान के भी इस तरह की जिरह करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। आरोपी के पास हमेशा ऑफेंस प्रतिक्रिया के अधिक हथियार होने चाहिए और अगर कुछ भी काम न करे तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी ही एक सबसे शक्तिशाली ऑफेंस प्रतिक्रिया रणनीति शिकायत के साक्ष्य को साबित करने की विधि है। सभी मामलों में शिकायत के साक्ष्य को प्रमुख प्रश्नों द्वारा साबित किया जाता है जो कानूनी नहीं है और इसलिए शिकायत के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्की जोसेफ के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ निर्णय में हत्या के दोषी को बरी कर दिया था क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रमुख प्रश्नों द्वारा दिए गए थे। इस निर्णय का पिछले 30 से अधिक वर्षों से भारत की सभी अदालतों द्वारा पालन किया जा रहा है। वर्की जोसेफ निर्णय में क्या था? अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह से लीडिंग सवाल पूछकर साक्ष्य दिए थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा लीडिंग सवालों के आधार पर साक्ष्य कोई प्रोसिक्यूशन कानूनी सबूत नहीं है, इसलिए आरोपी को बरी कर दिया गया। जब हत्या के दोषी को गलत तरीके से साक्ष्य लेने के आधार पर बरी किया जा सकता है तो चेक बाउंस का कानून बहुत छोटा है, इसलिए आरोपी को इसका फायदा मिल सकता है। कृपया हमें बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और आपके कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति क्या है, अगर कोई है। कृपया ईमेल केवल अंग्रेजी में भेजें। अगर आप चेक बाउंस के किसी मामले का सामना कर रहे हैं तो हमारी टीम सभी दस्तावेजों का अध्ययन करेगी और मामले में कार्रवाई योग्य कदम सुझाएगी। कानून अंग्रेजी में बनाए जाते हैं, इसलिए जिन लोगों के पास अदालतों में मामले हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। हम इस मामले को अंग्रेजी में दूसरे चैनल कोर्ट चैकर पर भी प्रकाशित करते हैं। कृपया इस चैनल पर भी नियमित रूप से आते रहें। इस चैनल पर हम कानूनी ज्ञान देते हैं जिसका वास्तव में उपयोग किया जा सकता है और प्रचार या क्लिक बैक ट्रिक्स के लिए नहीं। इसलिए कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें जिन्हें इसकी उपयोगिता हो सकती है।